मॉर्निंग बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं और कुछ बेसिक बातें मैंने एम्ब्रियोलॉजी की आपको बताई हैं। और आज हम जानेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या देखिए, इसको हम दोनों ही नामों से जान सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। यानी परागकणों का विकास या माइक्रोस्पोर का विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पुंकेसर जो स्टेमन एक संरचना है जो पुष्प में नर जन्मांश को बताती है, स्टेमन का विकास किस तरह से होता है, ठीक है। स्टेमन का विकास कैसे होता है, पहले ये जानना जरूरी है। क्लियर? तो हम सब जानते हैं कि इस तरह से जो पुष्प है उस पुष्प पर ये जैसे ओवरी है, ठीक है, और ये इसके दोनों कैलिक्स और कोरोला है, ठीक है। और यहां पर साथ ही साथ क्या होते हैं, स्टेमन। ये स्टेमन है इस तरह से, ये स्टेमन। तो अब इन स्टेमन का विकास कैसे होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनके अंदर क्या होती है, ये एंथर जो है इनके अंदर माइक्रो स्पोरेंजियम पाई जाती है, यानी लघु बीजाणुधानियां। और लघु बीजाणुधानियों को स्टेमन का ही एक भाग माना जाता है। इसका माना जाता है, स्टेमन का भाग माना जाता है। और देखिए ये स्टेमन का भाग है, तो इसका विकास इस तरह से होगा। तो पुष्पासन पर जो पुंकेसरों का परिवर्तन है वो एक मेरिस्टेमेटिक प्रीमोर्डियम के रूप में होता है, यानी ये पुष्पासन है, ठीक है। ये क्या है, थैलेमस। और इस थैलेमस पर यहां से आप देखते हैं ये जो स्टेमन है ये एक मेरिस्टेमेटिक, तो स्टेमन का विकास मेरिस्टेमेटिक प्रीमोर्डियम के रूप में होता है, ठीक है। इस रूप में होता है मेरिस्टेमेटिक प्रीमोर्डियम के रूप में होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो इस पुष्पासन की सीड्स कोशिकाएं हैं ये वाली, इनमें एक्सटेंशन होता है, यानी कि ये कोशिकाएं वृद्धि कर इस तरह से पूतंतु बनाती हैं, तो ये पूतंतु बन जाता है, ठीक है। और पूतंतु का विकास मेरिस्टेमेटिक प्रीमोर्डियम के रूप में होता है, यानी ये वृंत की तरह वृद्धि करता है। और इसके सीड्स पर परागकोश, यानी ये जो परागकोश है इसके सीड्स पर बनते हैं। देखिए जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये बनने से पहले ये जैसे स्टेमन है तो ये एक ही संरचना होती है इस तरह से, ठीक है। पूरी एक ही संरचना है, एक ही इसमें गोला सा होता है। क्लियर? बाद में क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से लघु बीजाणुधानियों का विकास होता है। तो 4 लघु बीजाणुधानियां इसके अंदर बनती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 2 एंथर है इसमें हम टीएस इसकी काटेंगे तब हमें इस प्रकार से एक छोटे डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे इसकी टीएस में तो एक बीजाणुधानी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये और चौथी ये, इस तरह से 4 बीजाणुधानियों का इसके अंदर क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो ये विकास कब होता है, ये बाद में होता है, ये बाद में होता है। पहले जो है ये एक ही गोले के रूप में इस तरह से संरचना होती है। इसके बाद इसके बाहर एपिडर्मिस जरूर होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो बीजाणुधानियों का विकास करने से पहले हमें कुछ पौधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके अंदर 4 बीजाणुधानियां होती हैं। तो जो मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, अधिकतर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो अधिकतर का मतलब है 80%, ठीक है।
एंजियोस्पर्मिक पादपों में 4 बीजाणुधानियां बनती है। कितनी बीजाणुधानियां बनती है? 4 बीजाणुधानियां बनती है। ठीक है, अधिकतर में तो क्या होती है? 4 बनती है, क्योंकि 2 एंकर होते हैं, तो 2 एंकर में कितनी बीजाणुधानियां होगी? 4। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर केवल 2 ही बीजाणुधानियां होती है। जैसे मालवेसी कुल में 2 बीजाणुधानियां होती है। 2 क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर 2 ही बनती है। ठीक है, इसके अलावा मोरिंगा एंड वुल्फिया में भी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इन दोनों पादपों में भी क्या है? 2। क्लियर? और एक पादप ऐसा है जो कि एक आवर्तबीजी है। ठीक है, परजीवी आवर्तबीजी जिसे हम कह सकते हैं। पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और वो सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा है और उसमें एक ही तो आर्शुथोबियम मोनुटिशियम, ये एक कैसा है? ये है सूक्ष्मतम परजीवी। सूक्ष्मतम परजीवी है और कौन सा पादप है? ये आवर्तबीजी पादप है। ठीक है, तो ये है सूक्ष्मतम परजीवी आवर्तबीजी। ठीक है, और इसमें कितनी बीजाणुधानियां हैं? इसमें केवल 1 बीजाणुधानी। इसमें केवल 1 बीजाणु। ये आपको याद रखते हैं, ये कुछ टॉपिक है। अधिकतर में क्या पाई जाती है? 4 बीजाणुधानियां पाई जाती है। ठीक है, मालवेसी में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। मोरिंगा और वुल्फिया में भी 2 होती है। आर्शुथोबियम मोनुटिशियम जो कि एक सूक्ष्मतम परजीवी आवर्तबीजी है, उसमें केवल 1 ही बीजाणुधानी पाई जाती है। अब देखिए बीजाणुधानी का परिवर्तन कैसे होता है, उसके बाद हम इसकी संरचना देखेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, एंड पॉलन ग्रेन, दोनों का एक साथ ही बनते हैं। तो देखिए ये है एपिडर्मिस, वो जो गोला सा मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में क्या होता है? गोला ही होता है, बाद में इसका विकास होता है बीजाणु। ठीक है, तो इसमें एक कोशिका होती है इस तरह से, एक बड़ी कोशिका अंदर की जो है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मल कोशिका इसको हम कह सकते हैं। तो इसका नाम होता है आर्चिस्पोरियल इनिशियल। ठीक है, प्रप्रसूतक कोशिका है ये, प्रप्रसूतक कोशिका हिंदी में कहते हैं। प्रप्रसूतक कोशिका, प्रारंभिक हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक। ठीक है, अब देखिए इस प्रप्रसूतक कोशिका में क्या होता है? पहला विभाजन, बाहर की ओर तो एपिडर्मिस है ही और लगातार एपिडर्मिस में कौन से विभाजन होते रहते हैं? अपनतिक विभाजन होते रहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस में कौन से विभाजन होते रहते हैं? एपिडर्मिस में तो होते रहते हैं एंटीक्लीनर, एंटीक्लीनर डिवीजन इनके अंदर होते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और ये वाली जो कोशिका है जिसको हम कहते हैं आर्चिस्पोरियल इनिशियल, इसके अंदर एक परिणतिक विभाजन हो जाता है। तो ये हो जाता है परिणतिक विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन हिंदी में कहेंगे परिणतिक विभाजन। और यहाँ पर पेरिक्लिनल डिवीजन होने से 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इसको तो कहेंगे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और जो ऊपर वाली कोशिका है यानी कि ये वाली कोशिका, इसको हम कहेंगे
पैराइटल सेल, यानी प्राथमिक द्वितीय कोशिका बन जाएगी एक तो, और एक बन जाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, हिंदी में कहते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है, आगे ये होता है एपिडर्मिस, तो साथ ही साथ एंटीक्लीनर डिवीजन यानी अपनातिक विभाजन करती हुई विस्तार करती रहती है। अब देखिए अंदर की ओर ये कोशिका तो है कौन सी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, क्लियर। और जो ये कोशिका है इसमें फिर से क्या हो जाएगा, एक परिणतिक विभाजन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो कोशिकाएं बनेगी ये तो बन जाती है एंडोथीशियल सेल, ठीक है, प्राइमरी एंडोथीशियल सेल इसको हम कह सकते हैं। और एक बीच में बनेगी जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी पैराइटल सेल, ठीक है। और ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका, क्लियर। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि एपिडर्मिस तो ठीक है बनी रही है साथ ही साथ, तो देखिए जो प्राइमरी एंडोथीशियल कोशिका है इस कोशिका में आगे कौन से विभाजन होते हैं, इस कोशिका में आगे एंटीक्लीनल और पेरिक्लीनल डिवीजन दोनों ही होते हैं। कुछ जातियों में तो क्या होते हैं कि पेरिक्लीनल और एंटीक्लीनल यानी परिणतिक और अपनतिक दोनों विभाजन होते हैं, जिससे क्या है एंडोथीशियम की दो परत बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अधिकतर 99% पादपों में क्या होता है कि इनमें केवल और केवल इस कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, अपनतिक विभाजन होते हैं। तो जब इसमें अपनतिक विभाजन होते हैं तो इस प्रकार से एक स्तरीय क्या बन जाती है, एंडोथीशियम बन जाएगी। इस प्रकार से ठीक अंदर की ओर, इसके एपिडर्मिस के ठीक अंदर की ओर इस तरह से एक स्तरीय क्या बन जाएगी, एंडोथीशियम बन जाएगी। जब प्राइमरी एंडोथीशियल कोशिका में अपनतिक विभाजन होंगे तो फिर अंदर की ओर क्या बन जाएगी, इस तरह से एक स्तरीय एंडोथीशियम बन जाएगी, ठीक है। ये बन चुकी है एंडोथीशियम, क्लियर। इसके जो एंडोथीशियम में जब हम इसकी भित्ति पढ़ेंगे, कॉलन सेल की परागकोश की भित्ति, ये परागकोश की भित्ति का निर्माण भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। यानी माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगी तो परागकोश की भित्ति बनेगी, भित्ति के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेगी, ठीक है। तो एंडोथीशियम बन चुकी है। अब बची ये कोशिका सेकेंडरी पैराइटल कोशिका। तो सेकेंडरी पैराइटल कोशिका में दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, यानी एंटीक्लीनल भी होते हैं और पेरिक्लीनल भी होते हैं, यानी अपनतिक और परिणतिक दोनों विभाजन होंगे। तो देखिए इस तरह से लंबी लंबी कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। लंबी लंबी कोशिकाओं के क्या बन जाते हैं, स्तर बन जाते हैं। जैसे कि ये आपके सामने है लंबी लंबी कोशिकाओं के स्तर, इसके 3 या 4 स्तर होते हैं। कितने होते हैं, 3 और 4 स्तर होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं, इनको हम मिडिल लेयर, क्लियर।
और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका है, इस प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका में और विभाजन कौन से होते हैं, इसके अंदर भी विभाजन होते हैं और बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाओं का निर्माण होता है। बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाएं इनके अंदर बनेगी, यानी माइक्रोस्पोरेंजियल मदर कोशिका ये कहलाएगी। यहाँ पर तो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस कहलाती है, लेकिन यहाँ पर क्या कहलाएगी, ये माइक्रोस्पोर प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ये कहलाती है। अब आगे क्या होगा, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो देखिए आगे क्या होगा, एपिडर्मिस तो है ही, ठीक है, ये तो लगातार विभाजन कर ही रही है। इसके साथ साथ अब अंदर की ओर इस तरह से एक स्तरीय क्या है, ये एंडोथीशियम, ये एंडोथीशियम। उसके बाद इस तरह से पतली पतली लंबी कोशिकाएं जो है ये कहलाती है मिडिल लेयर। इस प्रकार से ये मिडिल लेयर बन चुकी है, ठीक है। अब देखिए जो मिडिल लेयर यहाँ पर 4 स्तरीय थी, उसमें से सबसे अंदर वाला स्तर क्या कहता है, टैपेटम कोशिकाओं में विभेदित हो जाता है। ये टैपेटम कोशिकाएं हैं, ये टैपेटम कोशिकाएं मिडिल लेयर की सबसे अंदर वाली स्तर से बन जाती है, ठीक है। अब बची ये प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल में बहुत सारे विभाजन होने से कोशिकाओं का पुंज बन जाता है। इस तरह से कई पुंज बन जाए कोशिकाओं के एक साथ आने से, ये कोशिकाओं का क्या बन जाता है, पुंज बन जाता है। और इन सभी कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, इन सभी कोशिकाओं को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्लियर। ये हो जाती है टैपेटम सेल्स। इसके बाद ये इसके ठीक अंदर की ओर ये है मिडिल लेयर, ठीक है। और फिर आ जाओ यहाँ पर, ये जो कोशिका है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा हम बना देते हैं ताकि ये डिफरेंट थोड़ी लगे इसमें कि हाँ एंडोथीशियम बनी हुई है। इस प्रकार से ये एंडोथीशियम, ठीक है। तो ये हो जाती है एंडोथीशियम और इसके बाद ये आ जाती है एपिडर्मिस। अब भित्ति में देखिए माइक्रोस्पोर की भित्ति में कितने भाग होते हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीशियम होती है एक स्तरीय, उसके बाद 2 या 3 स्तरीय मिडिल लेयर होती है और फिर होती है टैपेटम लेयर। इस तरह से ये बन जाती है। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए ये तो एपिडर्मिस हो गई, इसके बाद ये मिडिल लेयर, सॉरी एंडोथीशियम, इस प्रकार से एक स्तरीय एंडोथीशियम, ये एक स्तरीय एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की कोशिकाओं में स्थूलक पाए जाते हैं, यू और बी आकार, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसके बाद आती है मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, ये हो जाती है मिडिल लेयर, 2 या 3 स्तर। फिर आ जाती है टैपेटम कोशिकाएं। टैपेटम भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और कौन सी। इसके बाद देखिए ये वाली जो माइक्रोस्पोर मदर कोशिका है, इनमें प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो इस तरह से अंदर की ओर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं जो टेट्राड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि 4 चतुष्की बीजाणु को हम कह सकते हैं। ये इस प्रकार से चतुष्की बीजाणु बन जाते हैं, यानी कॉलम ग्रेन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे कॉलम ग्रेन टेट्रा, ठीक है।
इसके बाद ये है वही टेपेटम, फिर है मिडिल लेयर, उसके बाद है एंडोथीशियम और सबसे बाहर है एपिडर्मिस। तो ये सारा प्रोग्राम हो चुका है। अब हम एक पूरा डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर चारों गुणांक आपको दिखाई देती है। इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमने एक का ही बना है। इस तरह से कितनी बन जाती है, चारों कोनों पर चार गुणांक संख्या बन जाएगी। अब देख लेते हैं इस प्रकार से। एक तो ये हो गई, ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी हो गई, और ये हो गई तीसरी, और ये हो गई। इस प्रकार से इसके अंदर थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ये चारों बीजाणु नालियां आपको एक साथ इसके अंदर दिखाई देती हैं। तो देखिए सबसे बाहर तो है इसमें एपिडर्मिस, ये तो है एपिडर्मिस। ये लगातार मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर अपनतिक विभाजन होते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और ये विस्तार करती रहती है। ठीक है, यानी अंदर वाले ऊतकों के साथ अपने आप को संगत बनाए रखती है। कहने का मतलब यही है, अपने आप को अंदर वाले ऊतकों के साथ संगत बनाए रखने के लिए एपिडर्मिस कौन सा विभाजन करती रहती है, अपनतिक विभाजन करती रहती है। ठीक है, इस तरह से ये तो हो जाती है एपिडर्मिस। क्लियर? अब देखिए अंदर की ओर क्या क्या है। अंदर की ओर हमने देखा कि चार बीजाणु नालियां, तो इस तरह के ये चारों इस कोने पे, इस पे, इस तरह से चारों आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एंडोथीशियम। तो ये है एंडोथीशियम, एक स्तरीय एंडोथीशियम। ये बन चुकी है एंडोथीशियम। क्लियर? एंडोथीशियम बनने के बाद फिर हम इसके अंदर कौन सी कोशिका बनाते हैं, ये आ जाती है मिडिल लेयर, फिर आती है मिडिल लेयर, ये है मिडिल लेयर। तो इसके कितने स्तर हैं, इसके 2 या 3 स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं। ये है मिडिल लेयर। तो अधिकतर कितने स्तर बनाते हैं, इसमें 3 बनाते हैं। इसी तरह से इसमें आ जाएगी 3 लेयर मिडिल लेयर की। इसके बाद आती है टेपेटम कोशिकाएं। ये है टेपेटम कोशिकाएं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाती है टेपेटम कोशिका। इनको हम इसी तरह से दिखाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये है टेपेटम। और फिर आ जाते हैं स्पोर। ये है स्पोर, टेट्रास्पोर, यानी टेट्राड फॉर्म में माइक्रोस्पोर। ठीक है, इस प्रकार से इसी तरह से इधर इसी तरह से फिर है इधर।
चारों बीजाणु नालियां आप देख सकते हैं, ये एक बीजाणु नाली है, एक साइड की ये वाली, ठीक है, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 4 बीजाणु नालियां इसके अंदर बन जाती है। ठीक है, अब रही बात ये क्या है, तो यहां पर होता है कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर वो संरचना है जिससे एंथर तंतु से जुड़े रहते हैं, ये कनेक्टर होता है, और बाकी इसमें ये इसके ऊतक है। ठीक है, बाहर के इस प्रकार से इसके अंदर देखिए चारों भाग बन चुके हैं। तो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, कितनी है ये 4 है। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये टीएस ऑफ क्या है, एंथर। कौन कौन से भाग हैं, तो देखिए ये तो हो जाती है एपिडर्मिस, ठीक है, ये हो जाती है एंडोथीशियम, उसके बाद ये हो जाती है मिडल लेयर, और इसके बाद हो जाती है टेम्पेटम, और ये हो जाते हैं पोलन पेट्रा। ठीक है, क्लियर। अब रही बात इनकी, तो ये है कनेक्टर और ये है कनेक्टिव टिश्यू। ये बात इस प्रकार से एक माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास जब हम करते हैं तो हमारे ये चारों को पढ़ना आसान हो जाता है। तो आपके सामने है किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने एक भाग उठाया यानी कि, ठीक है, बाहर की ओर एपिडर्मिस तो होती है, अंदर की हाइपोडर्मल कोशिका एक जो कि अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है, वो एक आर्चिस्पोरियल इनिशियल यानी प्रसूतक प्रारंभिका का काम करती है, जिसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। इस तरह से डिवीजन होगा पेरिक्लिनल, और इस तरह से होगा एंटीक्लिनल। तो ये पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया है, जिससे दो कोशिकाएं बनेगी, एक बाहर की ओर प्राइमरी पैरेंटल सेल यानी प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और एक अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। फिर देखिए जो द्वितीय कोशिका है उसमें फिर से कौन सा विभाजन हो जाएगा, फिर से परिणतिक विभाजन हो जाएगा, और फिर से दो कोशिकाएं बन जाएगी। ये कोशिका तो है ही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, लेकिन अंदर की ओर दो कोशिकाएं बनेगी, जिसमें एक सेकेंडरी पैरेंटल सेल बनेगी मध्य में, और एक ऊपर की ओर यानी एपिडर्मिस की ओर बनेगी प्राइमरी एंडोथीशियल कोशिका। प्राइमरी एंडोथीशियल कोशिका में अपनतिक विभाजन होने से ये एक स्तरीय एंडोथीशियम बन जाती है ठीक एपिडर्मिस के नीचे। जो सेकेंडरी पैरेंटल कोशिका है इसमें अपनतिक और परिणतिक दोनों तरह के विभाजन होते हैं, जिससे 4 स्तरीय या 3 या 4 स्तरीय ऊतकों का एक समूह आ जाता है। इस तरह से कोशिकाओं का समूह आ जाता है। ठीक है, इसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, और मिडिल लेयर की सबसे अंदर वाली परत यानी कि ये वाली कौन सी परत, माइक्रोस्पोर मदर कोशिका की ओर वाली परत यानी कि ये बदल जाती है आगे टेम्पेटम कोशिकाओं में। इस तरह से टेम्पेटम कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, और प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर कोशिका जो है, पहले प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी, इसको हम कहेंगे प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें आगे कई विभाजन होने से कोशिकाओं का पुंज बन जाएगा। पुंज में प्रत्येक कोशिका माइक्रोस्पोर मदर कोशिका कहलाती है, यानी बीजाणु जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से एक कोशिका से 4 बीजाणु बनेंगे, यानी 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, जो कि एक टेट्राड यानी चतुष्क रूप में रहते हैं। तो ये रहे चतुष्क रूप में। तो इस तरह से जैसे एक बनी है उसी तरह से बाकी तीनों भी बन जाती हैं। तो चारों बीजाणु धातुओं का परिवर्तन साथ साथ होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसकी भित्ति के बारे में जान लेते हैं, वाल और कॉलन सेट। तो भित्ति में देखिए इसकी ये पूरा कॉलन सेट है, और इसकी भित्ति में कौन कौन से भाग है। सबसे बाहर तो आप देख सकते हैं एपिडर्मिस होती है। ठीक है, और एपिडर्मिस
किसका सबसे भारी भाग है? ये पोलन सेक का सबसे भारी भाग होता है, ये वाला, ये पोलन सेक का सबसे भारी भाग है। और परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं चपटी और दीर्घित होती हैं, यानी जब ये मैच्योर हो जाती है एपिडर्मिस, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस कोशिका को चपटी है और दीर्घित लंबी है, तो इस तरह से चपटी और दीर्घित हो जाती है। विकास के साथ इस एपिडर्मिस में अपनतिक विभाजन होते रहते हैं, जो कि इसको अंदर के ऊतकों के साथ संगत बनाए रखते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो इतनी एपिडर्मिस होती है, विभाजन नहीं करती, तो फिर आगे विभाजन भी नहीं होता, तो ये अपने आप को क्या है, लगातार विभाजित करती रहती है। कौन से विभाजन द्वारा? अपनतिक विभाजन द्वारा। तो इससे ये अंदर वाले ऊतकों के साथ संगत बनी रहती है। इसके बाद ये दूसरा भाग आता है इसकी भित्ति का। इसकी भित्ति का दूसरा भाग है एक एंडोथीशियम कोशिका है, ये वाली जो आप देख सकते हैं एक स्तरीय कोशिका है एंडोथीशियम। ये पोलन सेक के एपिडर्मिस के ठीक अंदर की ओर एक स्तरीय भाग है, लेकिन कुछ जेनेरा में ये द्विस्तरीय भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे भी वंश हैं, कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर द्विस्तरीय क्या पाई जाती है? एंडोथीशियम पाई जाती है। ठीक है, तो द्विस्तरीय एंडोथीशियम किसमें होती है? बाइलेयर एंडोथीशियम ये पाई जाती है कॉक्सीनिया इंडिका में। ठीक है, कॉक्सीनिया इंडिका में इस तरह से ये बाइलेयर होती है, यानी द्विस्तरीय होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कॉक्सीनिया इंडिका में एंडोथीशियम कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है, लेकिन अधिकतर पादपों में ये एक स्तरीय होती है। अब देखिए, जो एंडोथीशियम है उसमें रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, जो यू और बी आकार की होती है। यानी ये जो कोशिका है इसके अंदर इस प्रकार से अगर बी आकार की होगी तो इस प्रकार से ये रेशेदार पट्टियां होती हैं। आप देख सकते हैं, मैं बना रहा हूं इस प्रकार से ये। ठीक है, अगर डब्ल्यू आकार की भी हो सकती है, यू आकार की भी हो सकती है, तो इस तरह से यू बी डब्ल्यू आकार की इसके अंदर रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। लेकिन आपको याद रखना है क्या, कि इसमें केवल इतना जो भाग, यानी यहां से लेकर और यहां तक, केवल इन कोशिकाओं में ही ये रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एंडोथीशियम में माइक्रोस्पोरेंजियम की संधि पर, यानी कि ये इसकी संधि है, इधर से इसकी है और इधर से इसकी, तो यहां पर ये संधि है, तो इस संधि की एंडोथीशियम कोशिकाओं में इस तरह से रेशेदार पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। यहां पर केवल बीच में एंडोथीशियम की कोशिकाओं, जो ये कोशिकाएं बीच में स्थित है, केवल इनमें ही क्या पाई जाती है? रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, जैसे कि ये है। लेकिन जहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम की संधि है, संधि का मतलब इधर से इसकी, इधर से इसकी, तो ये दोनों यहां पर मिल रही है, तो इसकी संधि हो गई। तो यहां पर इन कोशिकाओं में जो कि ये एंडोथीशियम है, इनमें रेशेदार पट्टियां नहीं पाई जाती। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें क्या है। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर एंडोथीशियम होती ही नहीं है, एंडोथीशियम एब्सेंट होती है। कौन कौन से पादपों में है एंडोथीशियम एब्सेंट? जैसे एनोना है, कोमिया है, कौन से में है एब्सेंट? एंडोथीशियम एब्सेंट इसमें है। तो देखिए म्यूसा में एब्सेंट होती है, म्यूसा पेराइसिका यानी कि केला। आइकोमिया में एब्सेंट होती है, आइकोमिया बटाटा। ठीक है, इसके अंदर भी एब्सेंट होती है। इसके अलावा और है एनोना, एनोना में भी एब्सेंट होती है। एनोना, ये आपको पादपों के नाम याद रखने हैं। और कौन से हैं? सेसिमम, सेसिमम में भी क्या होती है? ये एब्सेंट होती है। तो इन पादपों में एंडोथीशियम नहीं पाई जाती, ये आपको याद रखना। ठीक है, परंतु इनमें पाई नहीं जाती, तो फिर क्या है? अगर इनमें एंडोथीशियम नहीं पाई जाती है तो फिर क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के ऊपर या तो क्यूटिकल की या लिग्निन की परत पाई जाती है।
इन पादपों में एंडोथीशियम नहीं होती है, परंतु इनमें एपिडर्मिस के ऊपर लिग्निन या क्यूटीन की परत पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर रेशेदार पत्तियां दो अति व्यापित वलय में होती है। दो अति व्यापित वलय में कैसे होंगी देखते हैं। जैसे ये एंडोथीशियम है, ठीक है, ये एंडोथीशियम है और इस एंडोथीशियम में अति व्यापित वलय का मतलब है अगर यू और वी आकार की होती है तो ये ओवरलैप होती है। ओवरलैप में इस प्रकार से ये ओवरलैप होती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है ओवरलैप। क्लियर, यानी कि दोनों रेशेदार पत्तियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो इस प्रकार से दो अति व्यापित क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है। और ये किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है मेलोथ्रिया मेगास्पार्टानम, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से दो अति व्यापित रेशेदार पत्तियां पाई जाती है। अब देखिए जो एंडोथीशियम है इसका काम क्या है। एंडोथीशियम आर्द्रताग्राही होती है। एंडोथीशियम क्या होती है, आर्द्रताग्राही, यानी कि ये नमी को ग्रहण करती है। क्लियर। और दूसरा देखिए साथ ही साथ ये अधिकतर विकास इसका किस समय होता है, जब परागकोश का स्फुटन होना होता है, यानी यहां से ये जब फूटना होता है उस वक्त एंडोथीशियम का अधिकतर विकास होता है। तो ये हमें याद रखना है कि ये आर्द्रताग्राही है। तीसरा भाग कौन सा है, ये तीसरा है मिडिल लेयर। तीसरा भाग है इसका मिडिल लेयर। देखिए मिडिल लेयर क्या है, मिडिल लेयर अल्पकालिक होती है और 2 या 3 परतों में होती है। जब माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाओं में मियोसिस होता है तो ये नष्ट होती चली जाती है, यानी कि ये काम आ जाती है इसके इनके पोषण में काम आ जाती है, ठीक है। तो प्रारंभिक रूप से अगर हम देखें तो यहां पर हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए, फिर भी हम इसको शो करते हैं। मिडिल लेयर जो है माइक्रोस्पोर मदर कोशिका में मियोसिस से पहले ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। परंतु कुछ पादपों में इनकी परतें अनिश्चित काल तक भी बनी रहती है, यानी कि इस प्रकार की जो संरचना है ये भी पाई जाती है। जैसे रैननकुलस में पाई जाती है, लीलियम में पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर मिडिल लेयर अनिश्चित काल तक बनी रहती है, ठीक है। कौन कौन से पादपों में, रैननकुलस में और लीलियम। और मिडिल लेयर में स्टार्च और अन्य भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है जो कि माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाओं के काम आ जाता है। मिडिल लेयर में क्या क्या होते हैं, स्टार्च और अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाओं का क्या करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है। चौथा भाग आता है इसका टेपेटम। भित्ति का चौथा भाग क्या है, टेपेटम। ये वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे टेपेटम, ठीक है। टेपेटम बीजाणुजात ऊतक की चारों ओर उपस्थित होती है और परागकोश की सबसे भीतरी परत होती है। ये परागकोश है और इसकी सबसे भीतर वाली परत क्या है, टेपेटम कोशिकाओं की है, ठीक है। कुछ पादपों में ये द्विस्तरीय भी होती है, जैसे कोक्सीनिया इंडिका मैंने आपको बताया था, इसमें एंडोथीशियम भी क्या है, द्विस्तरीय है, जबकि टेपेटम कोशिकाएं भी क्या है, द्विस्तरीय होती है, यानी कि एक तरह ऐसा और पाया जाता है इसमें कोक्सीनिया इंडिका। इसके अलावा इन कोशिकाओं का अपना कोशिका द्रव्य होता है और अपना ही केंद्रक होता है और इनका विकास इससे होता है, इनका विकास इससे ही होता है, सेकेंडरी पैराइटल सेल्स, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए टेपेटम कुछ जातियों में 2 रूपों में पाई जाती है, ठीक है। टेपेटम पादपों में या कुछ जातियों में 2 रूप में पाई जाती है। कौन कौन सी, सी टेपेटम, एक को तो हम कहते हैं सी टेपेटम और दूसरी होती है पी टेपेटम। 2 पाई जाती है, सी टेपेटम और पी टेपेटम। तो सी टेपेटम कौन सी है और पी टेपेटम कौन सी है, जो परागकोश के संयोजी ऊतक की ओर होती है, यानी ये संयोजी ऊतक आप यहां देख सकते हैं, ये रहा। तो यहां पर जो ये वाली जो कोशिका है, ये वाली, ये तो है सी टेपेटम,
ठीक है। सी किससे लिया गया है? इस कनेक्टर से लिया गया है, यानी कि इस संयोजी ऊतक की ओर वाली जो टेपेटम है उसको कहेंगे सी टेपेटम, ठीक है। और सी टेपेटम की कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है। इसके बाद देखिए पी टेपेटम कौन सी है? पी टेपेटम जो है वो परागकोश की भित्ति की ओर वाली होती है, यानी ये वाली जो है ये सारी क्या कहलाती है? पी टेपेटम कहलाती है। पी टेपेटम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि पी यानी पैराइटल से लिया गया है, तो पी टेपेटम इसको इसलिए कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये द्विमुखी भी पाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रा थोमसी में पाई जाती है। इलेक्ट्रा थोमसी में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू का जब विकास होता है तो टेपेटम कोशिकाओं में भी विभाजन होता रहता है, और टेपेटम कोशिकाओं में विभाजन से इन टेपेटम में कई केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है। कुछ पादपों में केवल एक केंद्र की भी होती है टेपेटम, लेकिन कुछ पादपों में ये कैसी हो जाती है? बहुकेंद्र की हो जाती है। तो बहुकेंद्र की इसमें पाई जाती है मल्टी न्यूक्लिएट टेपेटम, इसमें होती है हर्मिनियम में होती है, ठीक है। हर्मिनियम इसका पूरा नाम है, इसकी जाति का नाम है एंगुस्टिफोलियम। हर्मिनियम एंगुस्टिफोलियम, इसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, बहुकेंद्रकीय होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इस नाम को बताया था ना, अगर एक केंद्र की बात की जाए यूनिन्यूक्लिएट, ये किसमें होती है? ये होती है मेलोथ्रिया मेटास्पार्टाना, इस तरह से एक केंद्र की होती है। तो आई होप दैट कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब बाकी का जो है वो हम कल करेंगे। हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेपेटम और उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, ये सब। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।